वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, जो कि नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग एक प्रकार से लॉन्च किया गया सिलेबस है। सभी विश्वविद्यालयों में यही सिलेबस फॉलो होता है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी इंटर पास करके बीए में एडमिशन लिए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि बीए में हमको क्या पढ़ना है, तो आज की वीडियो के माध्यम से आप यह जानेंगे कि बीए के प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है, बीए में आपने एडमिशन लिया है, तो आपको क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है मेरे भाई इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली आपको पढ़ना है इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यानी कि जब एक प्रकार से भारत का एक प्रकार से जो आधुनिक इतिहास चल रहा है होता है उस दौरान, जैसे कि मान लेते हैं राष्ट्रीय मूवमेंट की बात करें अगर इंडिया में, तो 1857 की क्रांति से एक प्रकार से लोगों को ये लगने लगता है कि भारत एक देश है। उससे पहले भारत जो था वो कई छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। लगभग 565 से ज़्यादा छोटी बड़ी रियासतें थी जिनको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इकट्ठा किया था। तो उससे पहले और भी रियासतें थीं, ठीक है, जो कि कुछ पाकिस्तान की रियासत, कुछ बांग्लादेश में चली गई वो रियासतें और कुछ भारत की रियासतें। 565 तो भारत में ही थी केवल। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक प्रकार से इन सभी को अलग अलग रियासतें थीं, अलग अलग राज्य हुआ करते थे, तो वो आपस में एक प्रकार से लड़ा भिड़ा किया करते थे। उनको ये नहीं पता होता था कि भाई जो फलाने राजा है, ए राजा है और बी राजा, तो ए राजा बी राजा से लड़ता रहता था और इसी का फायदा उठाते थे अंग्रेज या जितने भी विदेशी एक प्रकार से आए हैं भारत में, जितने जितने भी लोगों ने आक्रमण किया है। यहाँ की एक प्रकार से जो एकजुटता थी या एकजुटता पहले थी, वास्तव में पहले बहुत ज़्यादा एक प्रकार से एकजुटता थी, लेकिन क्या हुआ कि जब एक प्रकार से ये लोग आए तो इन लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा विखंडन कर दिया। फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों की नीति ही रही है कि दो को लड़ा दो और एक की मदद कर दो, उसके बाद में जिसकी मदद करो उसको थोड़ा सा उससे चूंकि आपको बेनिफिट मिलेगा, और एक को हरा देंगे तो उसका राज्य भी आपको मिल जाएगा। ऐसे कई प्रकार की चीज़ें हुआ करती थी। तो वो इतिहास हमको समझना है कि भारत में कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, उन आंदोलनों के बारे में, ठीक है। और राष्ट्रीय आंदोलन बेसिकली नेशनल मूवमेंट जो हुए हैं 1857 की क्रांति से आप देखते हैं, फिर 1888 में आएंगे तो आपको एक प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जानने को मिलेगा। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे तो आप तमाम प्रकार की चीज़ें आपको दिखने को मिलेंगी। तो ये तो इतिहास से संबंधित कुछ चीज़ें आपको बेसिकली पढ़नी है जो शुरुआत दौर में पढ़ूंगा। फिर उसके बाद में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संविधान के बारे में जानना है। भारतीय संविधान की अगर बात की जाए, इंडियन जो एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। इसके अलावा नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि 36 से 51 तक है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ऐसे कुछ राष्ट्रपति संबंधित जो कानून मतलब जो अनुच्छेद हैं, या जो और भी अनुच्छेद जो प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल को इंडिकेट करते हैं, उन सभी के बारे में, या जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं, हाई कोर्ट से संबंधित हैं, उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल आपको सारा संपूर्ण संविधान नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ उतना पढ़ना है जितना एक प्रकार से आपके सिलेबस में है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आपके सिलेबस में बेसिकली हमको पढ़ना क्या क्या है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, 2026 तक एक प्रकार से सिलेबस वैध होगा। 2024, 25, 26, 27 मतलब आगे तो यही सिलेबस रहने वाला, अभी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं और एक एक चैप्टर के बारे में मैं विस्तार से जानने वाला हूं यूट्यूब पर ही। तो बिल्कुल ये ना सोचे कि एक प्रकार से आपको चैप्टर कहां पढ़ने की जरूरत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यहां पर एक प्रकार से प्लेलिस्ट में बनाऊंगा, उसी प्लेलिस्ट में आपको एक प्रकार से यही यूट्यूब चैनल पर ही वीडियोस मिलती रहेंगी इन सभी चैप्टर्स की, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। और एक अनाउंसमेंट और है कि अगर आपको हिंदी का कोर्स लेना है, हिंदी के कोर्स में क्या होगा, हिंदी के कोर्स लेने से जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस भी अगर सब्जेक्ट है तो इसकी पीडीएफ वगैरह उसी में मिल जाएगी। तो अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है और पॉलिटिकल साइंस भी आपने ले रखा है, या आपको एक प्रकार से हिंदी का कोर्स नहीं भी चाहिए और पीडीएफ वगैरह आपको पॉलिटिकल साइंस या अन्य सब्जेक्ट के प्राप्त करने होते हैं, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये में हिंदी का कोर्स भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलते रहेंगे, ठीक है। तो 100 रुपये कोर्स की प्राइस रखी गई है। आप लोगों को करना क्या है, 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको एक प्रकार से व्हाट्सअप कर देना है, और जैसे आपको व्हाट्सअप करेंगे आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये पे कर देने होंगे। आपके पास अगर नहीं है, आप नहीं चलाते, तो आप दूसरे से, अपने भाई बंधु से या अपने एक प्रकार से जो भी आपके एक प्रकार से सगे संबंधी, उनसे आप जो है भिजवा सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप हमारे पास भेज देंगे, मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो हिंदी का कोर्स बेसिकली 100 रुपये में लॉन्च कर दिया गया, जो जिसमें आपको हिंदी काव्य का संपूर्ण सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस समय लगभग 6-7 क्लास हो चुकी है, जिसमें हिंदी साहित्य में मैं
इस समय पहुंच चुका हूं भक्तिकालीन काव्य पर, और भक्तिकालीन एक प्रकार से जो चल रहा है दौर, उसमें मैं एक प्रकार से इस दौरान मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। इसके बाद में और भी चीज़ें आने वाले समय में आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि एक प्रकार से ये जो एक प्रकार से हिंदी की वीडियोस होंगी आपको वीडियोस फॉर्म में मिलेंगी, और इसी डिजिटल बोर्ड पर मैं आपको बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही एक प्रकार से इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने का प्रयास मैं करूंगा। और बाकी पॉलिटिकल साइंस की जो क्लासेस होंगी वो आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगी। अगर इनके चैप्टर्स वाइज भी आपको एक प्रकार से नोट्स चाहिए तो आपको एक प्रकार से ये भी नोट्स उसी 100 रुपये में आपको हिंदी वाले ग्रुप में मिल जाएंगे। तो अगर आप वही बताएंगे सर हमको हिंदी का कोर्स चाहिए या हमको पॉलिटिकल साइंस का PDF चाहिए बट मेरा हिंदी नहीं, तो फिर भी आपको 100 रुपये पे करने होंगे और उसी ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, और वहाँ पर आपको जानकारी मिलती रहेगी हर एक सब्जेक्ट की। आपके और 2 सब्जेक्ट होंगे उनकी भी तैयारी वहाँ पर विधिवत तरीके से मैं करवाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो जो भी मॉडल पेपर के PDF नोट्स होंगे, महासंग्राम मैराथन क्लास के PDF नोट्स होंगे, वो भी आपको उसी ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ज्वाइन करना चाहिए। 100 रुपये किसी के पास ऐसे नहीं है जो नहीं होंगे, सबके पास होंगे, और सभी लोग एक प्रकार से जब पैसे दे करके आप पढ़ेंगे तो आप ध्यान लगा करके पढ़ेंगे। ऐसे मैं यूट्यूब पर आकर के पढ़ाता हूँ तो आप लोग एक प्रकार से बतियाते हैं और तमाम प्रकार की चीज़ें करते हैं। तो इसलिए मैंने एक प्रकार से कोर्स रखा ताकि आप एक प्रकार से जो बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं और जो बच्चे आगे चल करके नेट JRF TGT PGT या ऐसे अन्य किसी मास्टरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। भारतीय राजनीति परंपरा, पहले आपको चैप्टर में हमको देखना है पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राजनीति परंपरा। भारतीय राजनीति की परंपरा जो रही बेसिकली ये एक प्रकार से एक बैग उत्पन्न नहीं हो जाती, इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है, एक भूमिका है, एक इतिहास रहा है। अब वो इतिहास क्या है उसको मैं समझाऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमको क्या देखना है, जैसे देखिए हमारे राजनीति में धर्म कुछ ना कुछ इंक्लूड होता है, थोड़ा बहुत धर्म के बताए हुए मार्गों पर व्यक्ति चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की राजधर्म जो होता है, राजधर्म का मतलब होता है जो राज्य के कुछ धर्म होते हैं या जो राजनीति के धर्म माने बेसिकली कर्म होता है, ठीक है। धर्म क्या होता है, धारण करना, यानी धर्म एक प्रकार से क्या होता है, उचित काम करना, अच्छा काम करना, ठीक है, वो धर्म होता है। तो राजधर्म मतलब राज्य के लिए अच्छा काम। फिर दंड नीति, दंड नीति एक होती है, अभी देखें अभी एक प्रकार से जो IPC थी, इंडियन पिनल कोड, जिसको आप भारतीय दंड संहिता कहते थे, अब उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। मैंने आपको पहले भी एक प्रकार से बता दिया था कि भाई दंड संहिता उतना उचित नहीं है, चूंकि भारतीय दंड संहिता की अगर बात की जाए तो ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक प्रकार से दंड संहिता थी। चूंकि भारतीय दंड संहिता, अगर आप कोई व्यक्ति मान लेते कोई अपराध किया है और कोई व्यक्ति अपराध नहीं किया है, फर्जी पुलिस उसको पकड़ के ले गई है, तो उसको भी दंड के निस्बत से लोग देखते हैं, आरोपी नहीं, उसको अपराधी के दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो इसीलिए भारतीय एक प्रकार से संविधान में थोड़ा भारतीय जो एक प्रकार से ये था पिनल कोड था, इसमें संशोधन किया गया कि यहाँ पर भारतीय दंड संहिता थी वहीं पर अब भारतीय न्याय संहिता होगी, क्योंकि हर व्यक्ति को न्याय मिलता है उसमें। देखिए एक व्यक्ति जिसने अपराध किया है उसको तो दंड मिलेगा, लेकिन जिसने अपराध नहीं किया उसके लिए न्याय मिलता है। तो चाहे अपराधी हो चाहे अपराधी ना हो, उसको न्याय मिलना चाहिए, दंड नहीं मिलना चाहिए। अगर वो अपराधी होता है, अपराधी सिद्ध हो जाता है, उसके ऊपर अपराध सिद्ध होगा कि इसने अपराध किया है, पूरा एकदम से फाइनल होगा, तब उसको दंड मिले। उससे पहले उसको न्याय के लिए, चूंकि न्यायालय जब नाम है तो न्याय संहिता ही होनी चाहिए, दंड संहिता उसका नाम नहीं होना चाहिए। न्याय और दंड में बहुत अंतर होता है मेरे भाई, ये बात मैं आगे चल करके आपको जब समझाऊंगा तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दंड नीति जो पहले थी उसके बारे में, नीति शास्त्र मतलब जो एक प्रकार से मोरल चीज़ें, जैसे कि चोरी नहीं करना चाहिए, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये सब नीति शास्त्र हमको सिखाता है जो एक प्रकार से, ठीक है। इसके अलावा जो है मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय का मतलब क्या होता है, मत्स्य न्याय समझ रहे हैं ना। मत्स्य न्याय उस प्रकार का न्याय होता है जैसे मत्स्य माने होता है मछली, न्याय माने होता है न्याय। अब जल में मछली का न्याय कैसे होता है, अब आप सोचो, जैसे कि जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है, ये होता है मत्स्य न्याय, यानी एक प्रकार से टिट फॉर टैट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पावरफुल है वही शासन करेगा, वही सत्ता करेगा, ये होता है मत्स्य न्याय। जो आप देखते जैसे बड़ी मछलियाँ जंगल में जो बड़े खूंखार जानवर होते हैं छोटे जानवरों को खा जाते हैं, ऐसे ही जब मछलियाँ जो बड़ी होती हैं वो छोटी मछलियों को तालाब में समुद्र में खा लेती हैं, तो ये होता है मत्स्य न्याय। तो इस प्रकार के न्याय की बात भी हम करेंगे चूंकि रहा है कुछ समय के लिए। और गणसंघ के बारे में या गणतंत्र के, मतलब गणसंघ मतलब एक प्रकार से रिपब्लिक, जो पहले गणतंत्र रहे हैं भारत में, उन सभी के बारे में। तो कुल मिलाकर के भारतीय राजनीति परंपरा में इन चीज़ों के बारे में हम राजधर्म, धर्म, दंड नीति, नीति शास्त्र, मत्स्य न्याय और गणसंघ से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनको तो मैं समझूंगा। और जब मैं चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा तो उसमें एक प्रकार से जैसे कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनेंगे उसको भी उसी चैप्टर्स के बाद में मैं टेस्ट के रूप में लगवा दूंगा, ताकि जब आप चैप्टर पढ़ें उसके बाद में आप टेस्ट लगाएं तो आपका 2 बार उसका रिवीजन हो जाएगा आपके चैप्टर का, और आप विधिवत तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को जान पाएंगे, ठीक है।
तो ये आपका इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन जो है, परंपराएं में धर्म, राजधर्म एंड दंड नीति, नीति शास्त्र, ठीक है, मत्स्य न्याय एंड जो है गण संघ, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। सेकंड चैप्टर में हम लोगों को देखना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बेसिकली अगर इसकी बात की जाए, देखिए जब पहले का सिलेबस हम लोग पढ़ते थे, नई शिक्षा नीति नहीं आई थी, तो ये पहला वाला चैप्टर इसमें शामिल नहीं था, यहीं से सिलेबस शुरू होता था। लेकिन अब क्या है, एक चैप्टर आपको और पढ़ना पड़ेगा और बेसिकली ठीक ठाक चीज़ें शामिल कर दी गई हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए एक इतिहास का होना बहुत जरूरी होता है। कोई सब्जेक्ट ऐसे ही नहीं निकल करके सामने आता है, या एक प्रकार से कोई व्यक्ति एक प्रकार से ऐसे ही नहीं बड़ा हो जाता, उसके पीछे एक प्रकार से योजनाबद्ध प्रक्रिया होती है, एक सिस्टमेटिकल वे होता है, उसके द्वारा व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसके बाद उसका एक प्रकार से प्रखरता जो निखरती है, तो एक लंबा प्रोसेस होता है, एक लंबी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर? चले दूसरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में देखेंगे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कैसे होता है। मैंने आपको बताया था 1857 में आप देखते हैं जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, यहीं से भारतीय स्वतंत्रता में एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात हुई। राष्ट्रीय आंदोलन मतलब कि नेशनल स्तर पर। अभी तक छोटे छोटे राज्य अपने को ही एक प्रकार से देश समझते थे और अपने ही एक प्रकार से हित के लिए काम किया करते थे। ऐसे में बगल वाले राज्य का हानि हो रहा है, उससे उनको मतलब नहीं है, केवल अपना राजा सुखी हो, अपनी प्रजा सुखी हो, दुनिया भाड़ में जाए, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अब 1857 के बाद से लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज लोग जो हैं हमको लूटने आए हैं, हमको कंगाल कर रहे हैं, हम एक हैं, अंग्रेज अलग हैं। तब उनको पता चला और तब से एक प्रकार से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। फिर 1858 में, इसके एक साल के बाद में क्या होता है, 1858 ईस्वी में ही आप देखते हैं भारतीय एक प्रकार से भारत में अब जो पहले कंपनी शासन कर रही थी, अब 1858 ईस्वी का अधिनियम बना करके जो महारानी विक्टोरिया है, महारानी जो ब्रिटेन की हैं, वो अब भारत पर डायरेक्ट शासन करेंगी। भारत में एक प्रकार से वहाँ से डायरेक्ट शासन होगा, सरकारी हस्तक्षेप उन्होंने कर दिया, ठीक है, क्योंकि कंपनी जो थी वो प्राइवेट थी। जैसे मान लेते हैं अभी अंबानी जी की कोई कंपनी जैसे रिलायंस जाए और नेपाल में या कहीं दूसरे देश में क्या करे, एक फैक्ट्री अपनी स्थापित करे और धीरे धीरे वहाँ के जो है राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, वहाँ पर चुनाव लड़ जाए, चुनाव लड़ने के बाद में वहाँ पर मान लेते हैं कोई बड़े पद पर हो जाए, फिर धीरे धीरे करके वहाँ के राजनीतिक मामलों को अपने अंडर में कर ले। उसके बाद में क्या हो कि भारतीय सरकार को लगने लगा कि अंबानी जी ने तो भाई नेपाल कब्जा लिया है, या पाकिस्तान, या फिर कोई भी देश की मैं बात कर रहा हूँ, XYZ, ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने कैसा कर दिया है। तो अब क्या करें कि भाई कुछ देखेंगे कि अंबानी जी ने क्या गलत किया। अब कुछ वो गलत करेंगे, तुरंत क्या होगा, यहाँ से एक्शन जो है भारत सरकार कहेगी, अंबानी अब तुम जो है अपना काम हटाओ, अब मेरे को अपना पूरा शासन सत्ता दे दो। तो ऐसे ही इन लोगों ने किया, ठीक है, ब्रिटेन के लोगों ने। तो इस तरीके से लोगों को लगने लगा कि भाई हाँ, हम लोगों पर एक प्रकार से क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हम लोग एक प्रकार से गुलाम हैं। इससे पहले गुलामी उलामी कुछ पता ही नहीं चलता था लोगों को, गुलाम है क्या नहीं, कुछ लोग जानते थे, कुछ लोगों को पता नहीं था गुलामी क्या है, ये सब क्या है। तो ये सब उदय हुआ, इसका विकास जो है धीरे धीरे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय होता है। फिर नरम दल गरम दल उसमें बढ़ते हैं। 1911 में आप देखते हैं दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, जब भूखी नंगी जनता एक प्रकार से भारत की सड़कों पर घूम रही थी, तो ब्रिटेन में एक प्रकार से लोग एक प्रकार से मतलब ब्रिटेन के जो शासक थे जॉर्ज पंचम, उनके आने की खुशी में लोग एक प्रकार से गाना गा रहे थे। जब जॉर्ज पंचम भारत में आया था तो जनगण मन गाया गया था, ठीक है, ये एक प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर की द्वारा रचित रचना है, ठीक है। तो उदय, विकास और राजनीतिक जो प्रवृत्तियां रही हैं, इसके बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे। यानी जो है एक प्रकार से उदय इसका कैसे हुआ, बर्थ कैसे हुआ राष्ट्रीय आंदोलन का, इसका ग्रोथ कैसे हुआ, कैसे कैसे बढ़ा, और पॉलिटिकल ट्रेंड्स जो रहे हैं एक प्रकार से उस दौरान के, उसके बारे में मैं विस्तार से जानूंगा। फिर थर्ड चैप्टर में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो दूसरा फ्रेज है उसके बारे में समझेंगे, उसका उदय, विकास और राजनीतिक प्रवृत्तियां सेकंड जो हैं, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि एक प्रकार से, जैसे तमाम प्रकार के महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाए, सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने, या एक प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद, या और जी जैसे BD सावरकर जी, इन सभी लोग एक प्रकार से अपने अपने तरफ से काला पानी बंद होकर के भी बड़ी मेहनत करके एक प्रकार से काम कर रहे थे। यानी आज़ादी में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं रहा है, सब मिल करके आज़ादी के लिए लड़े हैं और सभी ने अपना बलिदान दिया है, सभी ने एक प्रकार से मेहनत करी है, तब आज हम और आप एक प्रकार से इस आज़ाद भारत में एक प्रकार से निर्भीक होकर के टहल घूम रहे हैं। चौथे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, चौथे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक विकास, यानी किस तरीके से धीरे धीरे जब भारत का एक प्रकार से क्या हुआ, भारत से लोग गए, ठीक है, भारत से अंग्रेजों ने छोड़ दिया भारत को, भारत का विभाजन हो गया, भारत पाकिस्तान और भारत में बट गया। पाकिस्तान एक प्रकार से पूर्वी पाकिस्तान एक था, एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो था वो एक प्रकार से बांग्लादेश का लाया, पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है वो है, ठीक है। बांग्लादेश तो बाद में एक प्रकार से इसको बनाया गया, जब भारतीय सरकार से एक प्रकार से रिक्वेस्ट की थी बांग्लादेश या पूर्वी मतलब पूर्वी पाकिस्तान ने, तब, ठीक है।
तो संवैधानिक विकास की अवस्थाओं की अगर बात की तो संविधान का निर्माण फिर होने लगा, क्योंकि एक देश को चलाने के लिए संविधान की बड़ी ज़रूरत होती है, एक नियमावली की बड़ी ज़रूरत होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना संविधान एक प्रकार से बेकार, मतलब संविधान के बिना एक प्रकार से, कॉन्स्टिट्यूशन के बिना देश अच्छे तरीके से नहीं चलता, न्याय अच्छे तरीके से किसी के व्यक्ति को नहीं मिलता। अभी संविधान तो हमारी रक्षा करता है, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? संविधान करता है। हमारे मौलिक अधिकार जो हैं, जैसे कि हम एक प्रकार से कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं, हम एक प्रकार से कहीं पर आ जा सकते हैं पूरे देश में, हम बोल सकते हैं कुछ, ठीक है। अब ऐसे हमारे मौलिक अधिकार ना होते तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, मुझे बोलने की स्वतंत्रता ना होती तो मैं आपको बोल नहीं पाता, मुझे सोचना पड़ता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन आज क्या है, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसे ना बोलें जिससे दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचे, दूसरे की आत्मा को ठेस पहुँचे, दूसरे की आस्था को ठेस पहुँचे। ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो संवैधानिक विकास की जो अवस्थाएं हैं, तमाम प्रकार की स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, तो इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। किस तरीके से एक प्रकार से जो योजनाएं बनाई गई, 2 साल 11 महीने 18 दिन में किस तरीके से संविधान का निर्माण किया गया, संविधान सभा का आयोजन होता रहा, कई बैठकें होती रहीं, ठीक है, जिसमें पहले एक प्रकार से अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, फिर उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं, वो बनते हैं। तो कहीं ना कहीं पे पूरी चीज़ों को मैं डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूँगा। अभी आपको शायद ना समझ में आए, चूँकि इससे पहले आपने इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन जब मैं चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करूँगा पहले चैप्टर में, तो मैं आपको बहुत ही बारीकी के साथ और धीरे धीरे आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अभी तो बेसिकली हम ये आपको बता रहे हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। एक बोल सकते हैं ट्रेलर के रूप में आप देख रहे हैं, तो इससे मूवी आपको बाद में समझ में आएगी। ये ट्रेलर के रूप में आप एक देख रहे हैं कि भाई हाँ, हम किस तरीके से चीज़ों को जानने वाले हैं। क्लियर? तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए आए हैं बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्ला स्टडी पॉइंट पिछले 7 वर्षों से आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है और लगातार करता रहेगा। आपकी परीक्षा के अंत के लिए मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, ये सब आपको दी जाती हैं। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए सबसे बेस्ट चैनल है पूरे यूट्यूब पर। आप अपने जो सीनियर्स हैं उनसे आप पूछेंगे तो आपको बता देंगे। अब अगले चैप्टर में हम पहुंचेंगे, 5वां चैप्टर। उसमें हम संविधान सभा का गठन कैसे होता है, संविधान सभा जो एक प्रकार से अलग अलग भारत के क्षेत्रों से तमाम सारे लोग आते हैं और बैठते हैं सभी लोग इकट्ठा होकर के कि क्या क्या नियम बनाने चाहिए, कौन कौन से कायदे एक प्रकार से भारत के लिए उपयोगी होंगे, पूरा तमाम प्रकार के लोग इकट्ठा होते हैं। जिसमें प्रारूप समिति एक प्रकार से होती है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनको एक प्रकार से प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। उस प्रारूप समिति का एक प्रकार से जो सलाहकार हैं BN राव जी हैं, तो BN राव जी से एक प्रकार सलाह मशवरा, राय मशवरा भीमराव अंबेडकर जी लिया करते थे। भीमराव अंबेडकर बड़े विद्वान आदमी भी थे, उन्होंने एक प्रकार से कई देशों के संविधान का अध्ययन किया था, कानून मंत्री थे भी प्रथम भारत के वो, ठीक है, मतलब कि जब स्वतंत्र नहीं हुआ था भारत उससे पहले भी एक प्रकार से वो बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति थे, ठीक है। और बहुत ही काम किया उन्होंने दलितों के लिए, बहुत ही काम किया, एक प्रकार से जो अछूतोद्धार करने का काम किया और बहुत काम किया। गांधी जी और इन्होंने मिलकर के, हालांकि सभी जो राजनेता थे सभी लोगों ने एक प्रकार से इन सभी के लिए काम किया। जो अछूत वगैरह की बात होती थी या छुआछूत की बात, उन सभी को ख़त्म करने का प्रयास किया। आज भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत का अंत करता है कि भाई ये नहीं है कि आप उस नल पर पानी पिएंगे तो उस नल पर हम पानी नहीं पिएंगे, पहले जो होता था वो सब खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे बड़ा ज़बरदस्त चीज़ें हुई। तो संविधान बन जाने से एक प्रकार से एक देश जो होता है एक समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के भावने से आगे बढ़ करके काम करता है और यही चीज़ें होनी भी चाहिए। तो संविधान सभा का गठन होता है, कई लोग अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेसमेंट असेंबली पूरा समझाऊंगा इसको। इसके अलावा भारतीय संविधान का दर्शन, भारतीय संविधान के दर्शन की अगर बात की, दर्शन माने होता है विचार, दर्शन माने होता है देखना, एक प्रकार से किसको देखना। जैसे मान लेते हैं अब मैंने एक प्रकार से ये एक प्रकार से कलम देखी, अब मैंने इस कलम को केवल देखा, ये दर्शन नहीं हुआ, ये तो देखना हुआ। दर्शन तब इसको कहेंगे, दर्शन माने जब मैंने इसको देखा। अब जिससे भगवान का दर्शन आप कर जाते हैं तो पहले भगवान को देखते हैं, भगवान आपकी आत्मा आह्लादित होती है, आप प्रसन्न होते हैं, आपके रोए खड़े हो जाते हैं, मतलब कुछ आपके शरीर में होता है, तो वो एक दर्शन हो गया। लेकिन जो ये दर्शन है वो दर्शन बताऊं, जैसे आपने इस पेन को देखा, ये पेन कैसे आया, ये पेन किस तत्व का बना हुआ है, ये पेन कितने समय पहले बना हुआ है, इस पेन को किसने बनाया है, इस पेन में कौन कौन से मेटल लगे हैं, ये पेन एक प्रकार से कितनी देर चलेगा, कितनी इसकी उम्र है, सारी डिटेल जानकारी। यानी किसी चीज़ या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को देखने के बाद में जब आप उसके बारे में या उससे संबंधित या उससे रिलेटेड तमाम प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में चलने लगते हैं, घूमने लगते हैं, तो आप एक दार्शनिक व्यक्ति हैं और आपके मन में उठने वाले विचार को ही दर्शन तब कह दिया जाता है। ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं। तो भारतीय संविधान का जो दर्शन है वो क्या है, ठीक है, यानी कि किस सिद्धांतों पर काम करता है भारत का संविधान।
ठीक है, जिसमें संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी प्रियम्बल जो है उसमें यही साफ साफ लिखा है कि हम के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए एक प्रकार से हम इतने प्रकार की स्वतंत्रता, इतने प्रकार की समानता, इतने प्रकार के भाईचारा, ये प्यार, ये अखंडता, इन सभी की रक्षा को एक प्रकार रक्षा करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। तो यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें ही अगर आप पढ़ेंगे तो पूरे भारत के संविधान का एक सार या एक निचोड़, एक चाबी, एक कुंजी, एक एक क्या बोलते हैं उसको, एक चूड़िका मिल जाएगी आपको, जिससे यानी सार तत्व। ठीक है, तो प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। तो द फिलोसॉफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल के बारे में पूरा समझेंगे, क्या क्या चीज़ें प्रियम्बल में लिखी हुई हैं, यानी कि और उसका क्या क्या मतलब है, हर एक चीज़ को मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, 7वां जो चैप्टर आपका होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता के बारे में, इंडियन सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता की अगर बात की जाए तो भारतीय नागरिकता जो होती है, अनुच्छेद जो भारतीय संविधान का है, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11, ये संविधान का ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें एक प्रकार से नागरिकता से संबंधित बातें बताई गई हैं। नागरिकता जो होती है बेसिकली, जैसे मान लेते हैं आप भारत के नागरिक हो, ठीक है, भारत की एक गहरी नागरिकता है, यानी भारत के आप नागरिक हो, आप उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हो, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, लेकिन आप जब इंडिया की बात करेंगे तो आप एक नागरिक हो जब विदेशों में जाएंगे। कहाँ के सिटीजनशिप? इंडिया के सिटीजनशिप, यानी कि सिटीजनशिप भारत में एक ही है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहाँ पर जैसे कैलिफोर्निया है तो आप कैलिफोर्निया के भी नागरिक हो और आप अमेरिका के भी नागरिक हो, यानी दोहरी नागरिकता वो होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, आप केवल इंडिया के नागरिक हो, आप केवल भारत के नागरिक हो, यानी इंडियन सिटीजन हो आप। ठीक है, आप यूपी के सिटीजन नहीं हो, आप निवासी तो हो लेकिन आप नागरिक नहीं हो। नागरिक जो होते हैं वो अलग होते हैं और निवासी अलग होते हैं। निवासी तो कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे देश का भी भारत में रहेगा, उसको भी निवासी कहेंगे, लेकिन नागरिकता वही होगी जिसके माता पिता 5 साल या 10 साल से एक प्रकार से यहाँ पर रहते हो और वो भी एक प्रकार से यहाँ पर रहता हो, तब उसको नागरिकता मिलेगी। नागरिकता को लेकर के जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक किसी व्यक्ति को, किसी विदेशी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक कब कहा जाएगा, कैसी स्थिति में कहा जाएगा, कितने समय पर यहाँ तक रहे तब उसको नागरिक कहा जाएगा, सारी डिटेल लिखी हुई है। पूरा मैं विस्तार से आपको अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक समझा दूंगा। 8वें चैप्टर में हम लोगों को मौलिक अधिकार के बारे में समझना और मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक अधिकार क्या है भैया? मौलिक अधिकार की अगर बात की जाए तो मौलिक अधिकार की अगर बात की जाए तो फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं इसको और फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं मौलिक कर्तव्य को। फंडामेंटल राइट्स की अगर बात की जाए तो अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। ठीक, कहाँ से? अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से। अनुच्छेद जो है 12 से लेकर के अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान में इस समय 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों के बारे में बताया, जिसमें एक प्रकार से समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के लिए एक प्रकार से अधिकार, ठीक है, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, तमाम प्रकार के संपत्ति का अधिकार। पहले एक प्रकार से कानूनी अधिकार था, लेकिन अब क्या हुआ है, मतलब पहले ये मतलब मौलिक अधिकार था जो संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, अब इसको क्या कर दिया गया भैया, अब इसको एक कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार हो गया है। यानी कि आपकी संपत्ति पर आपका खुद का अधिकार नहीं है। अगर राष्ट्र के काम में आपकी संपत्ति सामने आ रही है, सड़क बन रही है, आपकी संपत्ति आ गई तो आपको संपत्ति हटाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही कोई काम हो रहा है, राष्ट्र हित में हो रहा है और आपकी संपत्ति उसमें आड़े आ रही है तो उसको हटा दिया जाएगा, आपको उसके बदले मुआवजा की व्यवस्था कर दी जाएगी। ठीक है, ये बात बताई गई है, क्लियर, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। तो मौलिक अधिकार ये है। मौलिक कर्तव्य की अगर बात की है तो ये एक प्रकार से रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, ये बाद में शामिल किया गया मौलिक कर्तव्य, लेकिन एक प्रकार से जैसे कि आपको कुछ अधिकार अगर दिए जाएंगे, आपके बप्पा के हिस्सा, आपके बप्पा के खेत में आपका हिस्सा है तो एक प्रकार से आपके बप्पा आपसे अगर कुछ काम करेंगे, भैया एक लोटा पानी ले आओ, तो तुम्हें लावक पड़े पानी। यानी चूंकि भाई जब उन्होंने आपको खेत दिया, आपको पाला पोसा बड़ा किया, आप एक प्रकार से आपके लिए बहुत काम किया, आपको बहुत सारे अधिकार दिए, तो आपसे वो एक प्रकार से आपसे कुछ कर्तव्य की भी आशा करेंगे। तो ऐसे ही देश होता है। देश ये जब आपको 6-7 प्रकार के अधिकारों की बात करता है, अधिकार देता है कि कानून के नज़रों में सभी बराबर होंगे। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किसी व्यक्ति में नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है, यानी कि नौकरी में या किसी भी प्रकार से कोई आरक्षण वगैरह की व्यवस्था नहीं की जाएगी, यानी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत किया जाएगा, यानी कि अस्पृश्यता का अंत, अनटचबिलिटी खत्म करी जाएगी, यानी कि छुआछूत जो था वो सब खत्म। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत किया जाएगा, यानी कि उपाधि नहीं रहेगी, कोई जैसे राजा, धीराजा, महाराज, गणराज, ये सब जो पहले धारण करते थे सब खत्म कर दिया। ठीक है,
राष्ट्रपति एक प्रकार से जो उपाधि देगा वही व्यक्ति धारण कर सकता है, या राष्ट्रपति के परामर्श से अगर राष्ट्रपति उसको अथॉरिटी देता है कि भाई हाँ आप ये उपाधि धारण कर सकते हैं तो आप धारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी बहुत सी चीज़ हो गई। अनुच्छेद 19 जो है उसमें आप बोलने की स्वतंत्रता आपको है, आप कहीं पर जा सकते हैं, कहीं पर पूरे भारत में बस सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, अब जम्मू कश्मीर में भी आप अपना आशियाना बसा सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप कहीं पर धंधा कर सकते हैं, कहीं पर सभा सोसाइटी आप बना सकते हैं, संगठन कर सकते हैं बिना हथियारों के। तो ये सब एक प्रकार से आपके मौलिक अधिकार ही तो हैं। आप एक प्रकार से आपका एक प्रकार से अधिकार है कि आप एक प्रकार से आप अपनी धर्म को मानें, अपने धर्म की रक्षा करें, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। ये सब आपके मौलिक अधिकार हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि भैया जो बालाश्रम होते थे, महिलाओं पर एक प्रकार से बलात्श्रम करवाए जाते थे, महिलाओं से, बच्चों से, उनको नहीं करवाया जाएगा। 14 साल से कम के बच्चों को खानों में, कारखानों में नौकरी नहीं दी जाएगी। ये सारी चीज़ें अधिकार के तौर पर ही आपको मिली हुई हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 32 जिसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भी कहता है एक प्रकार जैसे आपको कोई पुलिस बंद कर दे पकड़ करके, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि हमको क्यों बंद किया, वारंट है आपके पास कि नहीं है। यानी एक प्रकार से, और आपको अगर वैसे बंद किया है बिना मतलब के, आपका अधिकार ये भी कि पुलिस आपको बंद करे थाने में, तो थाने में केवल उसको 24 घंटे आपको रखने का अधिकार है। यानी 24 घंटे के भीतर भीतर न्यायालय में किसी कैदी को पेश, मतलब किसी एक प्रकार से व्यक्ति को पेश करना पड़ता है न्यायालय में। अगर न्यायालय में 24 घंटे के अंदर पुलिस नहीं भी पेश करता है आने जाने के समय को छोड़ करके, तो पुलिस पर आप बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी करवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं आप इसके खिलाफ। और एक प्रकार से उस पुलिस से बुला करके न्यायालय में जज पूछेगा कि आपने क्यों पेश नहीं किया, क्या ऐसी सिचुएशन थी। अगर वो सिचुएशन सही तरीके से पुलिस बता पा रहा है कि भाई हाँ ऐसे ऐसे सिचुएशन थी, तो एक प्रकार से नहीं पहुंच पाया, तो एक प्रकार से उसको हो सकता है कुछ कम सजा मिले, नहीं तो उसकी वर्दी सब उतर सकती है, अगर उसने बिना कारण बताए ही एक प्रकार से आपको रखा है। यानी कि तो कारण तो ढूंढ ही लेते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन हाँ ये सब आपके अधिकार है, तो आपके अधिकारों से अवेयरनेस करवाऊंगा, क्या क्या आपके अधिकार है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की अगर बात की तो रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। रूस के संविधान में एक प्रकार से जो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान था वहीं से लिया गया है। और यहाँ पर दूसरे प्रकार के कर्तव्य, जैसे कि आप भारत का सम्मान करें, भारत की अखंडता को बनाए रखें, हमेशा भारत के झंडे का सम्मान करें, राष्ट्रगीत जो है और एक प्रकार से राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, खड़े होंगे उस दौरान, या ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें इसमें बताई गई। तो आपके कर्तव्य भी हैं, जब चूंकि आपको कुछ अधिकार मिलेंगे तो आपको कर्तव्य भी दिया जाएगा। तो इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। यहाँ से प्रश्न लगभग आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 9वां क्वेश्चन, अनुच्छेद जो ये एक प्रकार से मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के का में शामिल है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात की, इसको आप डीपीएसपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी क्या बोलते हैं भैया, इसको क्या बोलते हैं, एक मिनट, डीपीएसपी बोलते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। ठीक है, अब इसमें क्या है, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक एक प्रकार से इसका प्रावधान किया गया है। मौलिक कर्तव्य मतलब कि मौलिक अधिकार की अगर बात की है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वो दिया गया है, 36 से दिया गया, अनुच्छेद 51 के का में मौलिक कर्तव्य दिया गया है, 5 से 11 तक एक प्रकार से नागरिकता की बात करी गई है, और 1 से लेकर के 4 तक एक प्रकार से संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करी गई है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है भारतीय संविधान का? अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत का एक प्रकार से क्या मतलब भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 1 ये कहता है भारत जो कि इंडिया है, या इंडिया जो कि भारत है, वो एक प्रकार से क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक भारत और उसके राज्य संघ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों की बात करी गई है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करी गई है। अनुच्छेद 51 के का में एक प्रकार से मौलिक कर्तव्यों की बात करी गई है। ये बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इन चीज़ों को मैं विस्तार से बताऊँगा। देखिए 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन मतलब 10वां जो चैप्टर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, 10वें चैप्टर में हम लोग मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में कई सारे विवाद हुए हैं, इसका इतिहास समझेंगे। अच्छा, नीति निर्देशक सिद्धांत बेसिकली है क्या? देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं राज्य के कर्तव्य होते हैं। यानी राज्य अगर चाहे, देश, राज्य का मतलब देश, यानी देश अगर चाहे तो इन चीज़ों को लागू करे जनता पर, या राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए ये प्रावधान राज्य कर सकता है, ऐसा संविधान कहता है। अगर राज्य का नहीं मन है तो नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उसका मन है वो कर सकता है। तो ऐसे कई प्रावधान इसमें करे गए हैं कि राज्य का एक प्रकार से कर्तव्य होगा कि वो जनता के लिए ऐसा ऐसा काम करे। ये 36 से लेकर के 51 में यही लिखा है कि भाई राज्य ये कर सकता है, समान नागरिकता की बात कर सकता है, समान वेतन की बात कर सकता है, ऐसे तमाम प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। अब वो देश पर डिपेंड है कि भाई वो देश करता है कि नहीं करता है। इसके लिए आप न्यायालय में केस नहीं कर सकते कि भाई ये
ये संविधान में लिखा है और ये देश मतलब ये राजा नहीं कर रहा या ये एक प्रकार सरकार नहीं कर रही, इसके खिलाफ आप नहीं कर सकते। लेकिन मौलिक अधिकारों की जहाँ पर बात आती है वहाँ पर क्या होता है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपको मौलिक अधिकार जो आपको संविधान दे रहा है वो आपको नहीं मिलते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट तक केस कर सकते हैं, भारतीय सरकार के खिलाफ कर सकते हैं केस, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार के बीच में कभी कभी विवाद हुआ है, कई मुद्दों पर विवाद हुआ है, उन सभी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करेंगे। उसमें संशोधन जो हुआ है एक प्रकार से संशोधन की प्रक्रिया समझेंगे, संविधान की पूरी मूल संरचना हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट यानी कि जो संशोधन की प्रक्रिया है भारतीय संविधान की वो क्या है, इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अमेंडमेंट एक प्रकार से अनुच्छेद 368 है। अनुच्छेद 368 में क्या है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान में कैसे किसी प्रकार का कोई बदलाव या संशोधन किया जाएगा इसकी पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान की अगर बात की तो कुल मिलाकर के इसमें कितनी अनुसूची, जब भारतीय संविधान बना तो इसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी अनुसूची थी भैया, 8 अनुसूची थी, ठीक है, 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद थे इसमें, आर्टिकल, ठीक है, अनुच्छेद 395 क्या थे, अनुच्छेद थे और एक प्रकार से 22 भाग थे। कितने भाग थे भैया, 22 भाग थे जब भारतीय संविधान बना था। वर्तमान में क्या बताएं तो 4 अनुसूची बढ़ चुकी हैं, यानी 12 अनुसूची हो गई हैं, ठीक है, 12 अनुसूची हो गई हैं और लगभग 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद, आज वर्तमान में 395 अनुच्छेद तो हैं, ठीक है, 395 अनुच्छेद तो हैं, लेकिन क्या है कि एक प्रकार से इसमें जो का खा गा करके या ABCD करके जो वृद्धि हुई है इसको मिलाएं तो लगभग 450 से प्लस एक प्रकार से भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या हो चुकी है। 22 भाग था जिसमें संशोधन हुआ, 25 भी हुआ था, फिर घटा, फिर लगभग 22-23 भाग के आसपास हैं, ठीक है। तो ये भारतीय संविधान की कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, मैं और डिटेल में आपको बताऊँगा जब भारतीय संविधान पढ़ूंगा, ठीक है। इसके बाद में संघीय शासन के बारे में हमको देखना है। अब आप देखते हैं अनुच्छेद 52 के बाद में, अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 51 का आता होगा, अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 61 सबसे इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। महाभियोग अभी आपको समझ में नहीं आएगा। महाभियोग वो प्रक्रिया है कि मान लेते हैं राष्ट्रपति अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, या भारत का जो एक प्रकार से मुख्य न्यायाधीश है, या भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का एक प्रकार से उच्चतम न्यायालय का जो एक प्रकार से मुख्य न्यायाधीश है वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ एक प्रकार से महाभियोग की प्रक्रिया एक प्रकार संसद में ला सकते हैं और उसको उसके पद से हटा सकते हैं, यानी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया ही महाभियोग कहलाती है। अनुच्छेद 61 में बताई गई है। ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, पूरा मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। संघीय शासन में जो राष्ट्रपति की स्थिति है, राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी योग्यता कितनी अर्हता की जरूरत होती है, राष्ट्रपति भारत का कौन हो सकता है, कितने साल पर रिटायर होता है, सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो यूनियन गवर्नमेंट में इस प्रेसिडेंट के बारे में समझेंगे, अंग्रेजी में जो है राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट कहा जाता है। इसके बाद में हम लोग जो है 12 नंबर चैप्टर मतलब कि 12वें चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, 12वें चैप्टर में राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो एक जबरदस्त प्रक्रिया के तहत भारत में होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है। पूरा चुनाव प्रक्रिया की को भी समझाऊंगा, राष्ट्रपति के कार्य और राष्ट्रपति की शक्तियां भी यहाँ पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको भी मैं चर्चा करूंगा चैप्टर में, ठीक है। इसके अलावा 12वें चैप्टर में हम लोग देखेंगे मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड द प्राइम मिनिस्टर्स, यानी कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा एक प्रकार से जो मंत्रिपरिषद बनती है, पूरे मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल और ये सब आ जाते हैं। तो मंत्री कौन कौन किस किस विभाग के कौन कौन मंत्री हैं उन सभी के बारे में एक प्रकार से यहाँ पर डिटेल में मैं जानकारी बताऊंगा। प्रधानमंत्री की कार्य शक्ति, प्रधानमंत्री की बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, कितने साल पर रिटायरमेंट होती है, मोदी जी का अभी शासनकाल कितना बचा हुआ है, सारी जानकारी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और किस तरीके से एक प्रकार से प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है और किस तरीके से भारत की वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का मुखिया होता है, सारी चीजें आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, संसद की अगर बात की जाए, देखिए तो राष्ट्रपति के बाद में भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया, मंत्रिपरिषद के बारे में, उसके बाद में संसद के बारे में बताया गया। संसद में क्या होती है, देखिए संसद में देखिए ऐसे ध्यान रखें, सरला, सा रा ला, सा माने होता है क्या, संसद। संसद कितना नाम में है, एक प्रकार से 79, ठीक है। रा जो है आपका या 78 में है, 79 के आसपास। रा मतलब होता है राज्यसभा, राज्यसभा आपका 70 मतलब 80,
ठीक है 79 मतलब कि 79-80 और लोकसभा जो है 81 ऐसे, या इसको मुझे ध्यान है 78 79-80 ऐसे कुछ है, ठीक है, या ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से कोई एक मतलब था। तो सरला, इससे ध्यान रखेंगे साराला, संसद राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि एक प्रकार से ध्यान रखेंगे संसद की जो अनुच्छेद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई एक, चाहे ये 79 होगा और चाहे ये होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। चर्चा कर लेंगे जब हम आगे देखेंगे, अभी थोड़ा सा आप देखें। संसद की अगर बात करें तो संसद में दो सदन होते हैं। मतलब भारतीय संविधान में अगर बात की तो संसद जो होता है, संसद जैसे जो अभी नया संसद बना है, पहले तो पुराना संसद था, अब नया संसद है, वहाँ पर एक प्रकार से आप देखते हैं चर्चा पर चर्चा होती है। अभी कल परसों की बात है, बड़ा विवाद हो रहा था संसद में, ठीक है, तो एक प्रकार से बड़ा ज़बरदस्त संसद भवन बना हुआ है। तो उसमें दो सदन होते हैं, एक होती लोकसभा, लोकसभा क्या होती है और राज्यसभा क्या होती है। देखें, लोकसभा को अंग्रेजी में लोकसभा ही कहते हैं और राज्यसभा को राज्यसभा कहते हैं, ठीक है, ये एक प्रकार से पार्लियामेंट कहा जाता है इन सभी को। संसद माने होता है पार्लियामेंट। अब इसमें लोकसभा है, लोकसभा जो होती है इसकी अगर बात करें, लोकसभा में जैसे जो सांसद होते हैं, जैसे कि सांसद अभी एक बड़े फेमस सांसद रहे, हमारे इधर के ही सांसद हैं, हालांकि कैसरगंज जो है सांसदीय एरिया है, हमारे यहाँ के तो राजा भैया हैं जो कि एक प्रकार से एक राज्य मंत्री बना दिए गए हैं, यानी कीर्तिवर्धन सिंह इनका नाम है। राजा भैया वो कुंडा वाले नहीं, इधर गोंडा जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से राजा भैया एक हैं कीर्तिवर्धन सिंह, वो एक प्रकार से सांसद हैं। और यहाँ से हमारे जो बगल में हैं उनका थोड़ा सा दूर पर घर है ब्रजभूषण शरण सिंह, थोड़े दूर पर हमारे घर से रहते हैं, मतलब हमारा घर आप देखें वजीरगंज के आसपास पड़ेगा और उनका नवाबगंज के उधर पड़ता है, ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पर एक प्रकार से तो थोड़ी दूर पर, ज़्यादा दूर, नंदनी कॉलेज भी है, बड़ा ज़बरदस्त कॉलेज बना हुआ है, तो वहाँ से भी एक प्रकार से मतलब कि उन्हीं का कॉलेज है और कई कॉलेज उनके एक प्रकार चलते हैं। तो नेताजी के, तो लोकसभा की अगर बात की तो सांसद ये एक प्रकार से क्या है, सांसद हैं। तो लोकसभा जो जैसे सांसदी का जो चुनाव होता है, जो मोदी में अभी चुनाव हो रहा था वो सांसदी का चुनाव था। अब ये लोग जो जीत करके जाते हैं, जिनको आप जनता वोट देती है, ये बैठते हैं लोकसभा में। ये कहाँ पर बैठेंगे, जिनके से ब्रजभूषण हो गए, कीर्तिवर्धन सिंह हो गए, राजा कुंडा हो गए, जिन्होंने सांसदी का एक प्रकार से चुनाव लड़ा और सांसद बन चुके, जनता ने उनको वोट दिया अब की बार और सांसद बने, वो जाकर के कहाँ बैठेंगे, वो लोकसभा में बैठेंगे। और राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा जो होती है वहाँ पर राज्यसभा के सांसद को आप वोट नहीं देते हैं, आपके जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो एक प्रकार से इनको वोट देते हैं और कुछ लोग मनोनीत करे जाते हैं इसमें। तो राज्यसभा में जो सांसद बैठते हैं उनको आप नहीं चुनते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं चुनती है, उनको एक प्रकार से आपके द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुनते हैं। लेकिन जो लोकसभा के सांसद होते हैं उनको जनता चुनती है और हर एक 5 साल पर जो होती है लोकसभा क्या होती है, भंग हो जाती है, ठीक है। इसीलिए एक प्रकार से इसको क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन इसलिए कहते हैं चूंकि ये भंग हो जाती है, और इसी को प्रथम सदन कहते हैं। इसको क्यों प्रथम सदन कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार से ये जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सभा होती है, क्योंकि जनता की बात इसमें उठाई जाती है, इसीलिए एक प्रकार से इसको प्रथम सदन कहते हैं। राज्यसभा एक प्रकार से आपका उच्च सदन होता है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता। ये क्या नहीं होता, ये भंग नहीं होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रत्येक दूसरे साल क्या होता है, एक प्रकार से इसमें छटनी होती है और 1/6 एक प्रकार से जो लोग होते हैं उनको नया किया जाता है, और 6 साल तक लगभग एक प्रकार से एक सांसद का कार्यकाल लगभग जहाँ तक है होता है इसमें। तो इस तरीके से पूरा का पूरा राज्यसभा और लोकसभा चलती है। इसके बारे में डिटेल में मैं जानकारी आपको दूंगा। 14 नंबर चैप्टर में हम लोग देखेंगे राज्य शासन के बारे में। तो ये तो होगा केंद्र शासन। राज्य शासन में क्या होते हैं, देखिए राज्य शासन में एक तो राज्यपाल होता है। केंद्र शासन में जहाँ पर जो भूमिका एक केंद्र सरकार में राष्ट्रपति की होती है, वही भूमिका राज्य सरकार में या राज्य शासन में राज्यपाल की होती है। मंत्रिपरिषद जो एक प्रकार से वहाँ पर होती है मंत्रिपरिषद, वैसे ही मंत्रिपरिषद यहाँ पर होती है जो स्टेट गवर्नमेंट को चला। जैसे योगी बाबा जो हैं वो राज्य शासन के अंतर्गत आते हैं और मोदी जी जो है वो केंद्र शासन के अंतर्गत आते हैं। तो जो एक प्रकार से योगी बाबा हैं वो राज्यपाल यहाँ पर एक प्रकार से आनंदीबेन पटेल जी हैं, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, ठीक है। और योगी जी हैं, ठीक है, वो है प्रधानमंत्री, मतलब सॉरी मुख्यमंत्री योगी जी हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और राष्ट्रपति की बात करें तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो द्रौपदी मुर्मू जी ही एक प्रकार से डिसाइड करती है कि कौन व्यक्ति एक प्रकार से राज्यपाल किस राज्य का होगा, ठीक है। अब इसमें प्रधानमंत्री की सलाह लेती हैं और मंत्रिपरिषद की भी सलाह लेती है, उसके बाद में राज्यपाल किसी राज्य की बनाई जाती है। राज्यपाल का कोई कार्यकाल मतलब राज्यपाल का कोई मतलब रिटायर की समय या एज नहीं होती है, ये एक प्रकार से जब तक चाहे तब तक रह सकती है। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक एक प्रकार से ये राज्यपाल बनी रहेंगे या बने रहेंगे। तो राज्यपाल किसे कहते हैं, राज्यपाल की पूरी स्थिति, शक्ति, कार्य, परिभाषा सब बताऊंगा। मंत्रिपरिषद में कौन कौन से लोग होते हैं इसके पूरे बारे में विस्तार से, और मुख्यमंत्री की अवहर्ता, शक्ति, कार्य, योग्यता सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो द स्टेट गवर्नमेंट जिसमें गवर्नर, जिसको राज्यपाल को अंग्रेजी में गवर्नर कहते हैं, मंत्रिपरिषद को काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बोलते हैं, मिनिस्ट्रीज, और द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को चीफ मिनिस्टर बोलते हैं और प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है।
अंग्रेजी में। तो इस 14 नंबर चैप्टर में हमें ये देखेंगे। 15वें चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, राज्य विधानमंडल के बारे में समझेंगे, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। राज्य विधानमंडल जो होता है, इसमें जैसे संसद जो होती है, संसद का जो काम होता है वही राज्य में विधानमंडल काम करता है। विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं, जैसे कि जो है केंद्र स्तर पर क्या होती है, लोकसभा होती है, ऐसे ही एक प्रकार से विधानसभा यहाँ पर होती है। अब इसमें जो विधानसभा में लोग बैठते हैं वो कौन बैठते हैं भैया, विधायक। कौन बैठते हैं, विधायक। विधायक बैठते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, एमएलए। क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं, विधायक। तो विधायक जो होते हैं वो विधानसभा में बैठते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और विधान परिषद जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं भैया क्या, एमएलसी। क्या बोलते हैं, एमएलसी, एमएलसी बोलते हैं, ये भी विधायक ही होते हैं। एमएलसी जो होते हैं एक प्रकार से उनको आप नहीं चुनते हैं, उनको जनता नहीं चुनती, जैसे जो राज्यसभा होती है उसी तरीके से ये भी होती है, ठीक है। लेकिन राज्यसभा जो है एक ही होती है, विधान परिषद अपने अपने राज्य की होती है। अब लगभग 8 या 9 राज्यों में विधान परिषद है वर्तमान में। जो बड़े राज्य होते हैं, जिनका काम विधानसभा नहीं देख पाती है, विधानसभा उस काम को नहीं कर पाती सही तरीके से, या विधानसभा को लगता है कि विधान परिषद होनी चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा है, यानी कि एक प्रकार से उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा है, 80 सांसद जो है अकेले ये उत्तर प्रदेश से ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि जो लोकसभा होती है, जैसे वहाँ पर सांसद होते हैं जो आप चुनते हैं, जैसे आपके एरिया के जो सांसद हैं वो लोकसभा में बैठेंगे यानी केंद्र स्तर पर, और जो आपके एरिया के विधायक होते हैं, विधायक समझ रहे हैं ना, एमएलए, एमएलए जो होते हैं वो विधान सभा में बैठते हैं, ना कि विधान परिषद में। विधान परिषद में जो बैठते हैं उनका चुनाव हम और आप नहीं करते हैं, उनका चुनाव एक प्रकार से कुछ विशिष्ट वर्ग के लोग या आपके द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो उनका चुनाव करते हैं, ठीक है। तो उनसे विधान परिषद से आपको मतलब ज़्यादा नहीं होता है, मतलब होता है विधायक से, ठीक है, विधायक यानी एमएलए से। तो स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में समझेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली एक प्रकार से के बारे में यानी विधानसभा के बारे में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में जिसको विधान परिषद बोलते हैं। तो इसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे देखेंगे 16वां नंबर चैप्टर है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सुप्रीम कोर्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं कभी कभी एससी बोलता हूँ। तो एक प्रकार से ये एससी शेड्यूल कास्ट वाला एससी नहीं है, ये एससी एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट वाला एससी है। एससी में एक प्रकार से क्या, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके बारे में समझूंगा, इसकी पूरी कार्यक्षेत्र और शक्तियों के बारे में समझूंगा, कितने न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ऐसे तमाम प्रकार के ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय में भी कई प्रश्न आपके आएंगे। तो पूरा विस्तार से मैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में समझूंगा, ठीक है, भारत के बारे में पूरा कब से वो पूरा इतिहास समझाऊंगा। उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार से भारत में केवल एक ही होता है, हर एक देश का सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है। इसकी पीठ जो होती है, जैसे इसकी खंडपीठ की अगर बात की, जैसे मान लेते हैं दिल्ली में है ओरिजिनल, और मान लेते हैं दक्षिण भारत से अब दिल्ली कौन जाएगा, तो इसलिए दक्षिण भारत में एक खंडपीठ बना दी जाए, या खंडपीठ मतलब एक शाखा बना दी जाए, जैसे बैंक की शाखा होती है वैसे। उच्च न्यायालय जो होता है वो लगभग आप देखेंगे कि राज्यों के स्तर पर होता है, यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है आपका वो लखनऊ में है, ठीक है, उसकी खंडपीठ इलाहाबाद में भी बना ली गई। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे हाई कोर्ट जो होता है वो एक प्रकार से राज्य स्तर पर होता है, और एक हाई कोर्ट जो होता है वो 2-3 राज्यों की विवादों को, जबकि एक हाई कोर्ट का अर्थ राज्य के अंदर के विवादों को देखता है, और जो सुप्रीम कोर्ट होता है 2 से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है जल को लेकर के या किसी मुद्दे को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट उसको देखता है। संविधान की रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट, संविधान का अंतिम व्याख्या होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लेकिन जो राज्यसभा होती है, मतलब कि जो ये क्या बोलते हैं उच्च न्यायालय होता है, ये एक प्रकार से हाई कोर्ट होता है। ये एक राज्य के लिए भी हो सकता है और 2-3 राज्यों का एक प्रकार से भी हो सकता है, यानी कि मान लेते जैसे छोटे छोटे राज्य हैं तो 2-3 राज्यों के एक ही हाई कोर्ट हो सकते हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप एक प्रकार से क्या करेंगे, जब आप एक प्रकार से चीज़ों को समझने प्रारंभ कर देंगे तो आपको मज़ा आएगा। और मैं आपको एक प्रकार आप देखेंगे कि सिलेबस में ही सारा गुरुजी ने बता दिया, क्योंकि सिलेबस डिस्कशन ऐसे ही किया जाता ताकि आपको पूरा का पूरा सिलेबस का या आपको क्या पढ़ना है उसका सिनेरियो पता चल जाए। अब ऐसे मैं आपको ऐसे बता दूँ ये पढ़ना बस हो गया सिलेबस खत्म, तो ऐसे तो भाई कोई भी बता देगा आकर के, फिर मेरा क्या काम। तो इसलिए मैं एक प्रकार से डिस्कस कर रहा हूं, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगले एक प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ने वाले 3 सालों में, और 3 सालों के बाद में जब आप निकलेंगे तो आप इतना बेहतर हो जाएंगे कि एक प्रकार से आप खुद ही कहोगे कि गुरुदेव आपने तो एक प्रकार से क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, ठीक है, आप ऐसा बोलेंगे और आप आगे ही बढ़ते जाएंगे, ठीक है, पीछे मुड़ करके आपको अब नहीं देखना। और साथ ही साथ आपकी नौकरी भी हो सकता है, अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो लग जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके एसएससी वगैरह में भारतीय संविधान से बहुत प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं।
18वें चैप्टर में हम लोग जनपदीय न्यायालय और लोक अदालतों के बारे में जानेंगे। जनपदीय न्यायालय जैसे डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और पब्लिक कोर्ट, जिसमें हम लोग अपने विवादों को, जैसे बगली से केहू मेढ़ काट लिहिन क्यों दादा तो वह गए कि रिपोर्ट करें पुलिस का दुई तबरा उन्हें मारिन, तो जो रिपोर्ट करे जाते हैं थाना में, तो थाना से जिला स्तर पर या वही न्यायालय में जावा जाता है यहीं पर, ठीक है। दीवारी न्यायालय होते हैं और जो है एक प्रकार से और भी न्यायालय होते हैं, ठीक है, जो हर एक मामले को देखते हो। तो ये एक प्रकार से जनपदीय न्यायालय और लोक अदालतें, उनके बारे में विस्तार से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। 19वें चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है भैया? 19वें चैप्टर में हमको केंद्र राज्य संबंध के बारे में जानना है। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस कैसा होता है इसके बारे में। केंद्र राज्य संबंध की अगर बात की, जैसे कि भारत के जैसे केंद्र में जैसे मोदी जी की सरकार है, अब राज्य में मान लेते हैं अभी कांग्रेस की सरकार हो जाए या सपा की सरकार हो जाए, बसपा की सरकार हो जाए या किसी अन्य की सरकार हो जाए, टीएमसी की सरकार, ऐसे कि आप देखते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि एक प्रकार से उनके बीच में कैसा संबंध होना चाहिए। जैसे अभी योगी जी हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, भाजपा की सरकार जो काम हो रहा है सब एक पर तुरंत जैसे पास हो जाता है। लेकिन अगर दूसरी सरकार होती तो हो सकता है उसमें लटक जाए मामला या दिक्कतें आ जाए, ठीक है। तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा है, इसीलिए संविधान ने पहले कर रखा कि भाई किन मुद्दों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और किन मुद्दों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, कहाँ से टैक्स राज्य सरकार लेगी और कहाँ से टैक्स एक प्रकार से केंद्र सरकार लेगी। सारी बातें एक प्रकार से पहले से एक प्रकार से फिक्स कर दी गई है भारतीय संविधान के द्वारा, ताकि कोई भी विवाद ना हो। और ये बात भी बता दी गई, जैसे मान लेते कोई एक मुद्दा है, देखिए 3 प्रकार की सूची बनाई गई, एक समवर्ती सूची, एक केंद्र सूची और एक राज्य सूची। राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाती है, केंद्र सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, और जो समवर्ती सूची है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाती है। जैसे कि शिक्षा जो जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार भी उस पर कानून बनाएगी और केंद्र सरकार भी बनाएगी। लेकिन मान लेते हैं योगी जी के द्वारा बनाया गया कानून जो है चालू है, उसमें कोई कमी है, तो केंद्र सरकार चाहे तो उसी मुद्दे पर दूसरा कानून बना करके जब पास करेगी, तो योगी बाबा वाला कानून जो होगा अपने आप ही एक प्रकार से नष्ट हो जाएगा और वो मोदी जी वाला कानून चलेगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी एक मुद्दे पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने कानून बना दिया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो राज्य सरकारी कानून होगा वो एक प्रकार से नतमस्तक हो जाएगा किसके सामने? केंद्र सरकार के। यानी केंद्र पावरफुल है, केंद्र सत्ता में है, केंद्र एक प्रकार से हमेशा सर्वोच्च है। केंद्र को पावरफुल होना भारत के लिए एक प्रकार से गर्व की बात इसलिए भी है क्योंकि अगर केंद्र पावरफुल ना होगा तो जो छोटे छोटे राज्य हैं इधर उधर जो दूसरे पड़ोसियों देश के बगल में हैं, वो एक प्रकार से कट करके अलग भी जा सकते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान में साफ साफ लिखा है कि कोई भी भारत का हिस्सा जो कि एक प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता के बाद में भारत के अंडर में रहा है, वो किसी दूसरे देश का हिस्सा नहीं हो सकता, चाह करके भी नहीं मिल सकता। ये एक प्रकार से अनुच्छेद जो है 2 और 3 में आप देखेंगे इसके बारे में विस्तार से लिखा हुआ है भारतीय संविधान के। तो पूरा विस्तार से हम जानेंगे हर एक चीज़ को। तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में समझेंगे। जनजातीय और उत्तर पूर्व क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान, जैसे जो कुछ जनजातीय इलाके हैं, कुछ उत्तरी पूर्वी देश या राज्य ऐसे हैं भारत में जिनके लिए कुछ विशेष प्रावधान है, चूँकि एक प्रकार से वो अभी पढ़ना लिखना नहीं जाने, जनजाति वगैरह जैसे जंगल में रहने वाली जाति जनजाति, तो उनके लिए अलग से प्रावधान है, अलग से नियम कायदे चलते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। उनके लिए अलग स्पेशल प्रोविजंस हैं फॉर ट्राइबल एंड नॉर्थ ईस्ट एरियाज़, चूँकि नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है एक प्रकार से उत्तर पूर्व जो एक प्रकार से एरिया भारत का जो उत्तर पूर्व एरिया है, जैसे मैं अगर आपको बताऊँ, अभी तो जम्मू कश्मीर को ही एक प्रकार से विशेष राज्य का दर्जा यहाँ पर मिला था, इसको तो हटा दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो एक प्रकार ट्राइब्स वगैरह जंगल वगैरह खूब रहते हैं और दूसरे देशों से मिले जुले हुए हैं, जैसे सिक्किम उक्किम, यहाँ पर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ से नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो उन सभी के लिए एक विशेश प्रावधान दिया गया, उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया, ज़्यादा अधिकारों की बात करी जाती है उनके लिए, ताकि एक प्रकार से वो इधर उधर ना भटक सकें। क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन मतलब कि जो लास्ट चैप्टर है आपका 21वां चैप्टर, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? 21वें चैप्टर में हम लोग देखेंगे भैया निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचकीय सुधार जो हुए हैं भारतीय संविधान में। निर्वाचन आयोग मतलब कि एक प्रकार से इलेक्शन कमीशन, जैसे अभी इलेक्शन हुआ, अब इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन को करवाने के लिए कौन कौन से कर्मचारी आएंगे, इलेक्शन किस विधि से करवाया जाएगा। इलेक्शन में एक प्रकार से राजनीतिक मामलों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इलेक्शन में आप देखते हैं जो पोस्टर वगैरह भी लगे थे उनको मुंह मतलब कि उसको ढक दिया जाता है, ताकि क्या होता है, ताकि कोई प्रचार प्रसार ना हो, आचार संहिता लग जाती है। और चुनाव आयोग जो होता है अपने फुल फॉर्म में होता है, चुनाव मतलब कि जो एक प्रकार से चुनाव करवाती है, ऐसी संस्था को चुनाव आयोग कहते हैं, निर्वाचन आयोग कहते हैं। निर्वाचकीय सुधार, तमाम प्रकार के कमियां रही भारतीय इलेक्टोरल कमीशन में, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए गए, तमाम प्रकार के सुधार किए गए उसमें। जैसे आजकल ईवीएम को लेकर के तमाम प्रकार के लोगों ने बातचीत करी कि ईवीएम ऐसा है, ईवीएम वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो सब चीज़ें एक प्रकार से लोग पसंद करते हैं किसी पार्टी को। वोट आप देखेंगे, वोट सबको मिलते हैं, लेकिन अब होता है किसी एरिया में ज़्यादा वोट किसी को मिल गया तो जीत गया, किसी एरिया में कम वोट मिला, लेकिन पसंद तो भाई सभी जनता सब मतलब कि अलग अलग लोगों को करती है, क्योंकि जनता एक प्रकार से जानती है कि भाई कौन क्या कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसको वोट देती है, ठीक है। तो
अब इसमें ईवीएम को लोग चिल्लाने लगते हैं। हालांकि मैं एक प्रकार से इसके बारे में ना तो मैंने रिसर्च किया ज़्यादा और ना ही एक प्रकार से श्योर हूँ कि भाई किस में छेड़छाड़ होती कि नहीं। मेरे हिसाब से जहाँ तक अगर यहाँ पर मोदी जी के कंट्रोल में कुछ नहीं होता। आप ये सोच रहे हैं कि भाई मोदी सरकार है तो मोदी जो चाहेंगे वो करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मोदी जी एक प्रकार से जब जब ये चुनाव होता है प्रधानमंत्री का, तो उस समय पूरा सब सत्ता शासन जो होता है वो किसके हाथ में होता है? निर्वाचन आयोग के हाथ में होता है। इसमें निर्वाचन आयोग में एक प्रकार से एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो एक प्रकार से उस समय फुल फॉर्म में होते हैं। वही जो चाहते हैं वही होता है, मतलब कि उन्हीं के एक प्रकार से बताए गए निर्देशों में होता है। और एक प्रकार से दो लोग और होते हैं जो कि अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो कि इनका सहायता करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो ये एक प्रकार से फुल फॉर्म में होते हैं। इन्हीं के द्वारा पूरा का पूरा चुनाव मैनेज करवाया जाता है, पूरा का पूरा चुनाव ऑर्गेनाइज होता है। अब इसमें मोदी जी की कोई भूमिका नहीं होती कि मोदी जी ने चुनाव करवाया है, नहीं। मोदी जी भी एक प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी भी लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी लड़ रहे हैं। तो वो सब लड़ रहे हैं, इसीलिए एक प्रकार से किसी पार्टी विशेष को चुनाव करवाने का अधिकार नहीं होता है। चुनाव आयोग बनता है और ये चुनाव आयोग जो होता है स्वतंत्र होता है, निष्पक्ष होता है। इस पर किसी का कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। अगर इन पर दबाव बनाया जाता है तो ये गलत है, ये लोकतंत्र का एक प्रकार से हानि है, लोकतंत्र का सर्वनाश है। अगर चुनाव आयोग एक प्रकार से किसी सरकार में अंडर में आकर के दब जाए तो ये एक प्रकार से उसी दिन लोकतंत्र मर जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग, इन दोनों के एक प्रकार से निष्पक्ष भाव से हमेशा चुनाव करवाना चाहिए और यही एक प्रकार सबसे जबरदस्त तरीका होता है। और इसीलिए एक प्रकार से ये अपने आप में अलग या स्वतंत्र संस्था है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर वो दबाव में आ जाए सरकार की कि भाई हमको ये निर्णय देना है, नहीं, जो सत्य हो, तथ्य जिसके फैक्ट जिसके पास हो, जिसके पास तर्क हो, जिसने अच्छे तरीके से साबित किया हो कि भाई हाँ इस व्यक्ति ने अपराध किया है, तो उसको दंड मिले। जिसने अपराध नहीं किया तो उसको दंड ना मिले, यानी उस पर पीठ बैठे, उस पर रिसर्च हो, विचार विमर्श हो। तो ये चीज़ें ठीक है। तो इस तरीके से आपने सिलेबस पूरा पॉलिटिकल साइंस का डिस्कस कर लिया। जियोग्राफी का भी सिलेबस मैंने ऐसे ही डिस्कस किया हुआ है, तो जियोग्राफी का सिलेबस आप देख लें, जिसमें आपको फिजिकल जियोग्राफी पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट अगला हिंदी है तो हिंदी का एक प्रकार से क्लास कई हो चुकी है। निर्गुण भक्ति काव्य में मैं एक प्रकार से चैप्टर नंबर 5, 6 करवा चुका हूँ, 6 भी हो चुका है। ठीक है। और आगे चर्चा मैं करता रहूँगा। तो इसका सिलेबस मतलब इसका अगर आपको लेना है तो जो लगभग 500 रुपये का कोर्स होता है, उस कोर्स को मात्र 100 रुपये में कर दिया गया है आपके पढ़ने के लिए। तो अभी जल्द से जल्द एडमिशन करवा लें, जिनको भी करवाना अभी अभी खुला हुआ है पूरा का पूरा। मात्र और मात्र 100 रुपये में आपको संपूर्ण कोर्स हिंदी का मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर एक प्रकार से और आपके सब्जेक्ट है तो उसकी भी पीडीएफ नोट्स और वीडियोस आपको उसी ग्रुप में मिलते रहेंगे। तो फटाफट से आप ज्वाइन करें, जल्द, देर ना करें भैया, देर करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जल्दी जल्दी करें। 91 61 93 60 62 पर आपको एसएमएस करना है और वहीं पर आपको बता जाएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है। तो आपको मात्र 100 रुपये में संपूर्ण सिलेबस की वीडियोस आपको मिलेगी और चैप्टर वाइज नोट्स भी आपको मिलेंगे। इससे जो मैंने पढ़ाया है ये भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं उन सभी का सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट को शुक्ला स्टडी पॉइंट कवर करवाता है। तो हर एक सब्जेक्ट की जो सिलेबस की वीडियोज़ और चैप्टर वाइज वीडियोज़ होंगी आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर मिलेंगी। इसके अलावा एक चैनल आपके लिए और बनाया गया है जिसमें आपको को करिकुलर की परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, जैसे कि वो है को करिकुलर मास्टर। को करिकुलर मास्टर एक ऐसा चैनल है जहां पर आपकी को करिकुलर की परीक्षाएं करवाई जाती हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक को करिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जो कि एक प्रकार से आपके लिए बहुत जरूरी होता है। को करिकुलर सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आपको हर एक सेमेस्टर में एक ऐसा सब्जेक्ट दिया जाता है जो कि एक प्रकार से आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। जैसे कि प्रथम सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, प्रथम सेमेस्टर में आपको फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में जानना होता है, स्वच्छता खाद्य पोषण के बारे में आपको जानना होता है। सेकंड सेमेस्टर में आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में जानना होता है। थर्ड सेमेस्टर में आपके ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में जानना होता है, यानी कि मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन। तो ये सब आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। फोर्थ सेमेस्टर में आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में समझना होता है। ठीक है। ऐसे आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के बारे में पढ़ना होता है। आप जब एक प्रकार से और आगे बढ़ेंगे, यानी आप सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना है। और इस तरीके से 6 सेमेस्टर में 6 को करिकुलर कोर्स के एक प्रकार सिलेबस होते हैं। तो उनके लिए एक प्रकार से बेसिकली चैनल आपका है को करिकुलर मास्टर नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।